हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक सवाल पूछना है जो मेरे मन में बहुत समय से गूंज रहा है, चीख पुकार कर रहा है और बार बार कह रहा है कि मुझे पूछा जाए। तो मैं आपसे फाइनली पूछ ही लेती हूँ कि ये स्टोरी बोरिंग तो नहीं हो रही है। अगर बोरिंग हो रही है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर बोरिंग हो रही है तो मैं इसको जल्दी जल्दी एंड कर दूँगी, और अगर नहीं हो रही है तो जैसा मैंने सोचा है मैं वैसे ही इसको शेयर करूँगी। ये स्टोरी अभी थोड़ी और बाकी है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बची है, बस कुछ पार्ट्स और बचेंगे इसके, लगभग 5 से 6 पार्ट। इतने पार्ट्स के बाद में ये स्टोरी एंड हो जाएगी। अगर आप लोगों को अभी बोर लग रहा है तो 5-6 की जगह मैं 1-2 में इसको एंड कर दूँगी, लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो जैसा मैंने सोचा है मैं वैसा ही शेयर करूँगी। चलो, अब बातें बहुत हो गई, मैंने बहुत टाइम ले लिया, अब हम फाइनली स्टोरी पे आते हैं। मॉर्निंग में ईबो और सान दोनों अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे आए डाइनिंग एरिया में। वहाँ आने के बाद ईबो ने देखा वही मंजर जो उसने एक बार पहले देखा था। वहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सान, जिसने सबकी तरफ देखा, मुस्कुराया, फिर ईबो की तरफ देखा। ईबो जो कंफ्यूज था कि इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वो तो इंसानी की दुनिया में जाने वाले थे। सान ने ईबो के पास आते हुए कहा, ये मेरे घर वाले हैं, तुम इनसे उस दिन सही से नहीं मिले थे, तो इस बार मैं तुम्हें इनसे सही से और तुम्हारी सही आइडेंटिटी के साथ में मिलवाना चाहता हूँ। ईबो ने हामी भरी और वो लोग बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। ईबो को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यहाँ तो सब लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे बातें करते हैं ना, क्यों नहीं कर रहा है कोई। उसे थोड़ा सा हैरानी हुई, फिर भी उसने इस चीज़ को इग्नोर किया और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग वहाँ हॉल में खड़े हुए थे। उस बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग खड़े थे। सान आगे आते हुए बोला, ईबो, सबसे पहले तुम मेरी माँ से मिल चुके हो। ईबो, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, सान क्या बोल रहा है, सबको सान बता रहा है कि उसकी माँ जिंदा है। सान ने फिर कहा, तुमने मेरी माँ की तस्वीर देखी है, पर मेरी पिता की नहीं। तुम्हें मेरी पिता की तस्वीर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। सान ने अपने पिता की एक तस्वीर लाकर ईबो को दिखाई। ईबो ने कहा, तुम अपने पिता की जैसे दिखते हो सान। सान ने कहा, मुझे पता है, सब यही कहते हैं कि मैं अपने पिता की जैसे दिखता हूँ। फिर सान ने ईबो के हाथ से वो तस्वीर ली, उस पर अपना हाथ घुमाया और कहा, बाबा, आपका सान बहुत खुश है। फिर वो तस्वीर उसने चैंग के हाथों में दी और ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो, तुम इन लोगों से तो मिल ही चुके हो, आंटी यू और जियांग फैमैन अंकल, इन दोनों से मिल चुके हो, यानली से मिल चुके हो और चैंग से मिल चुके हो। इसके अलावा मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। ये मेरे बीच के दादाजी हैं और ये मेरे छोटे दादाजी, ये मेरी बीच की दादी माँ है और ये मेरी छोटी ग्रैंड माँ है। मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के भाइयों को मिलाकर टोटल 6 भाई हैं। तो देखो, मैं मिलवाता हूँ। ये मेरे बड़े चाचा जी हैं, ये उनसे छोटे, ये एक और छोटे और ये छोटे। ईबो सबको बो कर रहा था बारी बारी से 90 डिग्री झुककर। ईबो को लग रहा था इतने लोगों को देखकर कि आज उसकी कमर का बैंड बजने वाला है। पूरे 5 चाचा जी से मिलने के बाद में अब बारी थी पूरी 5 चाचियों से मिलने की। पूरी 5 चाचियों से मिलने के बाद अब बारी थी उनके बच्चों से मिलने की। बड़े चाचा जी, जिनकी पहली वाइफ जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी 2 बेटियां हैं जिनसे ईबो ने मिला। शुक्र है वो दोनों उससे उम्र में छोटी थी, तो उन दोनों को ईबो को वो करना था, ईबो उन्हें वो नहीं करने वाला था। फिर बाद में छोटे वाले दादाजी, उनकी भी 4 बच्चियां थीं। उससे छोटे के 2 बच्चे, उससे छोटे के 2 बच्चे और उससे छोटे के 2 बच्चे। बड़े वाले चाचा जी की दूसरी वाइफ के भी 2 बच्चे। टोटल 12 बच्चों से ईबो ने मिला। उसके बाद में सान अपने छोटे दादाजी के पास गया और कहा, ईबो, ये मेरे बीच के दादाजी हैं और इनके 3 बच्चे हैं। उसने अपने 3 चाचा जी से ईबो को मिलवाया, तीनों चाचियों से मिलवाया। उन सब के भी सबसे बड़े चाचा जी के 3 बच्चे, उससे छोटे के 1 बच्ची, उससे छोटी का 1 भी नहीं। यहाँ ईबो ने देखा बहुत बड़ा परिवार है, अभी बहुत सारे लोग बाकी थे मिलवाने के लिए। सान ने फिर बोला, ये मेरे सबसे छोटे दादाजी हैं, इनकी पहली वाइफ जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके 4 बच्चे हैं, ये चारों, और इनकी दूसरी वाइफ ये हैं, इनके 2 बच्चे हैं। और ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरी दादी माँ है, वो मेरे दूर के ताऊ जी और मेरी ताई जी। ये मेरे बड़े भैया हैं और ये उनकी वाइफ हैं और ये उनका बेटा है। और ये 5 मेरी दादी बुआ हैं, इनके ये 5 पति हैं और इन सब के ये 2-2 बच्चे हैं। इनकी भी शादी हो चुकी है और इनके बच्चे ये छोटे छोटे से हैं, ये हैं। और ये मेरी नानी माँ है, नाना जी की डेथ हो चुकी है। ये मेरे बड़े मामा जी, ये छोटे मामा जी और ये सबसे छोटे मामा जी। ये बड़े मामा जी की वाइफ हैं, इनके 3 बच्चे हैं। ये छोटे मामा जी की वाइफ हैं, इनके 2 बच्चे हैं। और ये मेरी सबसे छोटे मामा जी की वाइफ हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं। ये मेरी मौसी हैं, ये दोनों मेरी मौसी हैं, ये मौसा जी हैं दोनों। ये बड़ी मौसी हैं, इनके 4 बच्चे हैं। ये छोटी मौसी हैं, इनके 3 बच्चे हैं।
ईबो ने धीरे से कहा, सान कोई और भी बचा है? सान ने ईबो की तरफ देखा और कहा, हाँ बहुत लोग हैं अभी भी। क्यों, कोई परेशानी? ईबो ने कहा, नहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ तो देखो, ये मेरी बुआ जी हैं, ये बड़ी बुआ जी, ये मीडियम वाली बुआ जी और ये सबसे छोटी बुआ जी। ईबो ने कहा, तुम्हारी सगी बुआ जी? सान ने कहा, नहीं मतलब हाँ दूर की रिश्तेदारी में है, पर ये एक टाइम पे ये सब लोग यहीं रहते थे, तो तुम्हें इनसे मिलना चाहिए। ये मेरी बुआ जी हो गई, ये इनके हस्बैंड हैं और इन सब के बच्चे ये खेल रहे हैं। ईबो सच में चक्कर आ रहा था उसे, इतने सारे लोगों को देखकर उसे अंदर से घबराहट हो रही थी। उसने अपने सीने पे हाथ रखा और कहा, जान। सान उसके पास आया, उसके चेस्ट पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ ईबो, तुम्हारी दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों है, क्या हुआ है तुम्हें? ईबो ने कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ? ईजान ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ तुम इनसे बाद में मिल लेना। ईबो ने कहा, नहीं नहीं बाद में क्यों जान, मैंने मिल लिया ना सबसे मिल लिया मैंने, हाँ मैंने सबसे मिल लिया। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते दादी माँ, नमस्ते दादाजी, नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी, सबसे मिल लिया। सान ने कहा, हाँ ठीक है सबसे मिल लिया, जाओ आराम कर लो। ईबो तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। सान ने बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो आप सबसे फिर किसी दिन मिल लेगा। बाकी लोगों ने जिन्होंने ब्रेकफास्ट किया था वो सब लोग वहाँ से चले गए। वहाँ पर चेंग, मैडम यू, जियांग फेमियान और यानली थी। यानली की कमी थी। मैडम यू ने कहा, बेटा मुझे लगता है वो इन सबसे देखकर ना डर गया है, उसने इतने सारे लोगों को अपने किंगडम में नहीं देखा होगा। तुम्हारा परिवार वाकई बहुत बड़ा है। सान ने कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे पिताजी इतने बड़े हैं, मैं क्या करूं? मेरे दादाजी की गलती है, उनके 6 बच्चे हैं, मैं क्या करूं? फिर उनके दादाजी के बच्चे, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? बाकी सबकी गलती है। वैसे भी मेरे फादर का तो इकलौता मैं ही हूं ना। मैडम यू ने कहा, हाँ हम समझ गए, अब जाओ उसको संभालो, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा। सान ने कहा, आंट मैं ना ईबो के साथ में घूमने जाने वाला हूँ। चेंग ने तुरंत कहा, घूमने? कहाँ? और तुम्हारे उस अल्फा को पता है? सान ने कहा, हाँ पता है, सबको पता है। वैसे भी मुझे घूमने जाना है, मैं इंसानी दुनिया में जाना चाहता हूँ, क्योंकि यानली कितने दिनों से घूम रही है। आंट मुझे लगता है वो ना किसी से प्यार करने लगी है इंसानों की दुनिया में, शायद कोई इंसान है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मैडम यू ने कहा, मुझे भी लगता है यही बात है, तुम जाओ और देख कर आना। चेंग ने कहा, माँ लेकिन मैं क्लान क्यों संभालूं, क्लान तो इस जहान का है ना। सान ने कहा, चेंग ब्रदर तुम संभाल लो, इतने सालों से मैंने इस पूरे क्लान को, इस पूरे राज्य को अच्छे से संभाला है, तुम्हें पता है ना। और वैसे भी मेरे अंदर का जो ड्रैगन है उसकी उम्र कम है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे सही से जीने भी नहीं दिया, मुझे कुछ भी नहीं सीखने दिया, सब लोग कितने बुरे हो। मैडम यू जिसने सान के गालों पे हाथ रखा और कहा, मैं समझ गई बेटा, तुम बहुत परेशान हो इन सब से, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम जाओ। सान ने खुशी खुशी कहा, बिल्कुल मेरी आंटी सबसे बेस्ट है, तुम सब बेकार हो। सान वहाँ से भाग गया। ईबो के कमरे में आया। ईबो जो कि बेड पर बैठा हुआ था अभी भी वो कुछ सोच रहा था। सान उसके पास आया और कहा, क्या हुआ, तुम इतने जल्दी भाग आए, मेरे पूरे परिवार से तुम मिले भी नहीं। ईबो ने कहा, तुम्हारा पूरा परिवार सान? सान वो तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है, उसमें लगभग 150 सदस्य होंगे। सान ने कहा, नहीं उसमें लगभग 400 सदस्य हैं। ईबो ने कहा, हाँ इतने लोगों को अगर मैं वो करता तो मेरी कमर का बैंड बज जाता, कबाड़ा हो जाता। सान ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है मैं समझ गया, वैसे इंसानों की दुनिया में जाने के बारे में क्या ख्याल है? ईबो तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलते हैं चलो। ईबो खड़े होकर जाने लगा। सान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ईबो थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी तैयारी तो करने दो। ईबो ने कहा, सान तैयारी क्या करनी, हमें जाना है। सान ने कहा, इंसानों की दुनिया में हमारी ताकतें काम नहीं करेंगी, इंसानों का ऐसा ही है, वहाँ पे अलग अलग तांत्रिक विद्याएं चलती हैं, हमें अपने अंदर के अल्फा को और अपने अंदर की ताकतों को दोनों को लॉक करके जाना होगा। ईबो ने कहा, ओह ऐसा है। सान ने कहा, यानली बताती है, जब भी वो वहाँ जाती है अपने पावर्स को लॉक कर लेती है, इसलिए जब वो उस दिन वापस आई थी इसलिए तो वो गड्ढे में फंस गई थी, वरना तुम्हें लगता है वो अपने जादू से बाहर नहीं निकल पाती? ईबो ने कहा, अरे हाँ वो तो बाहर निकल सकती थी ना, उसके पास तो जादू था, वो इसलिए नहीं निकली क्योंकि उसकी पावर्स लॉक थी। सान ने कहा, हाँ और हमें अपनी पावर्स को यहीं से लॉक करके जाना होगा, वहाँ जाकर हमारी लॉक करने की भी शक्ति नहीं बचेगी, वहाँ जाकर हम साधारण इंसान बन जाएंगे। ईबो ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और कहा, क्या मेरा रूप भी बदल जाएगा? सान ने कहा, अरे यार तुम्हें रूप की पड़ी है, वैसे नहीं बदलेगा, हम दोनों इतने ही सुंदर रहेंगे।
द इंसान और ईबो तैयार होने लगे। तैयार होकर वो नीचे आए। सब लोग वहाँ से रफा दफा हो चुके थे। ईबो और जान ने अपनी पावर्स को लॉक किया और निकल पड़े इंसानों की दुनिया के सफ़र के लिए। पहले वो उस जंगल से बाहर निकले। वो उस रास्ते पर जा रहे थे जहाँ से ड्रैगन किंगडम का रास्ता शुरू होता है। ईबो ने कहा, सान तुम्हें पता है किस रास्ते से इंसानों की दुनिया में जाते हैं? सान ने कहा, बिल्कुल। तुमने देखा नहीं, जहाँ से फीनिक्स किंगडम स्टार्ट होता है उससे थोड़ी दूरी पहले वहाँ से एक रास्ता गया है जो कि झाड़ियों से छिपा हुआ है। वहाँ पर एक मंत्र बोलना पड़ता है। ईबो ने कहा, मंत्र? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हारे किंगडम में आकर फंस गया। सान ने कहा, जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ, अभी उस बात को छोड़ो, हम लोग आगे चलते हैं। ईबो ने फिर अचानक से पूछा, सान मुझे एक बात बताओ, इस सब कांड करामत के पीछे मेरी छोटी माँ है, तुम्हें कैसे पता? सान ने कहा, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया था। देखो, जब तुम यहाँ आए थे तो मैं तहकीकात कर रहा था कि आखिर कौन है जो मुझे और ड्रैगन्स को लड़वाना चाहता है। तो तहकीकात में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। बाद में मैंने सोचा कि मैं कुछ और पैंतरा आजमाता हूँ, तो मैंने कुछ जासूसों को तुम्हारे किंगडम में आसानी से भेज दिया जो कि मेरे ड्रैगन्स थे। तुमने देखा है ना मेरा ड्रैगन विलेज? ईबो ने कहा, हाँ हाँ देखा है, पर वो तो सारे ड्रैगन किंगडम के लोग हैं ना। सान ने कहा, एक टाइम पे हुआ करते थे, पर अब वो मेरे लिए बहुत लॉयल हैं, तो मैंने उनको भेजा था। उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया तुम्हारे राज्य के बारे में। आसपास के लोग जो बातें करते हैं उन पर तुम लोगों का ध्यान नहीं रहता है, पर उन्होंने आसपास के लोगों से जांच पड़ताल की और मुझे बताया कि उस सीसी में कुछ तो गड़बड़ है। फिर बाद में मैं खुद उस पर नज़र रखने लगा। ईबो ने कहा, तुम नज़र रखते थे, मतलब कैसे? सान ने मुस्कुराया और कहा, मेरा एक बैरियर लगा हुआ है तुम्हारे किंगडम में, तुम लोगों को नहीं पता। ये बैरियर मेरे पिताजी ने लगवाया था, ताकि अगर तुम कभी भी कुछ भी गलत करो तो हमें तुरंत पता चल जाए। ईबो तो शौक था कि कोई बैरियर लगा हुआ है। ईबो ने पूछा, किस तरह का बैरियर? सान ने कहा, तुम्हारे किंगडम में कुछ भी क्यों ना हो और वो मुझे पता चल जाएगा। ईबो ने कहा, तो अगर मेरे साथ गलत हो रहा था तो वो तुम्हें पता नहीं चल रहा था? सान ने कहा, मैं तब ध्यान नहीं देता था, इसके बाद ध्यान देना चालू किया ना मैंने, जब तुम मेरे किंगडम में अचानक से आ गए थे और उसके बाद बहुत सारे मसले सामने आने लगे, तब मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। मुझे कुछ तो सोल्यूशन निकालना था। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि तुम लोग सच में हम पर हमला करना चाहते हो, इसलिए मैंने जासूस भेजे थे और वहाँ से सीसी के बारे में बहुत कुछ पता चला, कुछ सबूत मिले। फिर एक दिन मैं खुद वहाँ गया था। ईबो ने कहा, तुम हमारे किंगडम गए थे? सान ने कहा, हाँ, मैं गायब कला की मदद से वहाँ गया था। वहाँ जाकर मैंने तुम्हारी माँ को देखा, जो कि असल में एक डायन से बातें कर रही थी और वो बोल रही थी कि तुम्हें किसी भी हाल में मरवाना है। उन्होंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया था, पर कहा था कि छोटे राजकुमार को इंसानों की दुनिया में जाते ही मरवा देना है, उसे पकड़ करके उसकी सारी शक्तियों को बंद करवा देना है। ईबो ने कहा, तो तुमने ऐसे पता लगाया? फिर ईबो ने कहा, पर वो तो कहीं चली गई है ना, अब क्या होगा अगर वो डायन लोगों से मिल गई तो? सान ने मुस्कुराया फिर से, फिर कहा, तुम्हें लगता है कि ऐसा मैं होने दे सकता हूँ? जब मैं वहाँ नहीं रहता था तब मैंने उस पर नज़र रखी थी, और जब मैं वहाँ रहता था तो कैसे मैं उस सीसी को ऐसे ही जाने देता? ईबो ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? जान फिर बताने लगा। फ्लैशबैक में सान जब ड्रैगन किंगडम में था तो ईबो के सो जाने के बाद में वो रात को उठा और सीसी के पास गया। सीसी जो कि कुछ काम कर रही थी, कुछ काले जादू का तरकीब आजमा रही थी, ईबो पर जादू करने की कोशिश कर रही थी। सान वहाँ एकदम से ही प्रकट हो गया। सीसी बहुत घबरा गई। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सान, जिसकी आंखें रेड थी और उसके आसपास से आग निकल रही थी, जिसका मतलब ये था कि सान कोई मामूली इंसान तो था नहीं, वो एक ड्रैगन है, ये मानते हैं, पर ये क्या हो रहा है? सीसी तो कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन जब तक वो समझती तब तक देर हो चुकी थी। सान जिसने एक जादुई बोतल निकाला और उसकी तरफ कर दिया, सीसी तुरंत ही उसके अंदर कैद हो गई। सान ने ऊपर से उसमें ढक्कन लगा दिया, उसे पैक किया और बाद में वहाँ अपने मंत्र जाल से एक अलग ही अपनी जादुई सीसी बनाई। उस सीसी से उसने कहा, तुम्हें कल यहाँ से निकलना है और सबको बोलना है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो। उस जादू ने असर भी किया और बाद में जब बाकी लोगों को सीसी ने अपने साथ डिनर पर बुलाया तब उसने वही कहा जो सान ने उससे कहने के लिए कहा था, और बाद में वो शक्ति आधी दूर ड्रैगन किंगडम से आने के बाद में गायब हो गई। बाद में एक संदेश उसको मिला और संदेश का रिप्लाई जान ने दिया था हाई क्वान को। फिर उसी दिन जब जान और ईबो एक साथ थे, ईबो की नज़र एक बोतल पर पड़ी जिसमें गुलाब का पौधा खिला हुआ था। ईबो वहाँ गया, उसकी सुगंध लेने लगा। अंदर से कोई चीख रहा था, बोल रहा था, ईबो ईबो ये मैं हूँ, मुझे बाहर निकालो ईबो। ईबो तुम्हारा मेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो एक खतरनाक इंसान है,
और वो हमारे किंगडम को हथियाना चाहता है, तुम्हें मार डालना चाहता है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। सान जो कि बेड पर बैठा हुआ था और तिरछी स्माइल कर रहा था उस बॉटल की तरफ देखते हुए, अंदर कैद सीसी चीखे जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, लेकिन ईबो जो फूलों की तारीफ करने में मग्न था। सान ने कहा, तुम भी ना ईबो, मैंने मना किया था ना। ईबो ने कहा, इनकी सुगंध बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है तुम अभी तोड़ कर लाए हो। सान ने मुस्कुराया। देन उसने अपने हाथों से कुछ मैजिक किया और उस बॉटल को काले रंग से ढक दिया ताकि वो लोग जो भी करें सीसी को कुछ दिखाई ना दे। देन नेक्स्ट टाइम जब ईबो ड्रैगन किंगडम में था, फीनिक्स किंगडम में आया था, उस दिन उसने उसी बॉटल को देखा था, उसमें लगे हुए फ्लावर्स को देखा था, जिसे सान ने कहा था कि ये उसके बागीचे के फ्लावर्स हैं। उनको देखकर ईबो ने कहा था कि ये बहुत सुंदर है और सीसी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि इस इंसान को पता है, मतलब ईबो को पता है कि सान एक फीनिक्स है और वहाँ का किंग है और इन दोनों की शादी हो चुकी है। सीसी तो बहुत हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसका सारा पैंतरा, सारे प्लान, सब कुछ उसके ऊपर उल्टे पड़ गए हैं। फ्रांसिस ने फिर उस बॉटल को उठाया और अपनी आंटी को दिया। मैडम यू को देते हुए कहा, इसे आप ले जाइए। मैडम यू ने पूछा था कि इसका मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। सान ने कहा था, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मैडम यू ने भी हामी भरी थी, उस बॉटल को ले गई थी। बैक टू प्रेजेंट, ईबो ने एकदम से पूछा, सान फिर उनका क्या हुआ, उसका क्या किया तुम लोगों ने फिर? सान ने कहा, थोड़ी शांति रखो ईबो, मैं बता रहा हूँ ना मैंने क्या किया था। मैडम यू जब उस बॉटल को अपने साथ ले गई, उसके बाद में उस बॉटल को वो अपने कमरे में लेकर आई। कमरे में लाने के बाद उन्होंने एक पदार्थ निकाला, एक लाल पदार्थ। उस पदार्थ से उस बॉटल को पूरा भर दिया, सिर्फ गले तक उसको छोड़ दिया। सीसी के गले से नीचे पूरा वही लाल खून पड़ा हुआ था। सीसी उसमें चिल्ला रही थी, चीख रही थी। उस लाल खून में काली और लाल चींटियाँ थीं, जो अलग तरह की चींटियाँ थीं, जो इंसान को काटती हैं, बहुत बुरी तरह से काटती हैं। और उस इंसान को इतना 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 दर्द होता है, उसकी सातों हड्डियाँ चूर चूर हो गई हूँ ऐसा। इस बात में सीसी वहाँ पर खड़ी हुई थी, वो बैठ नहीं सकती थी, वो अपने घुटनों के बल गिर नहीं सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो उसकी सांसें फूल जाती, उस पानी की वजह से, उस लाल पदार्थ की वजह से। दूसरे दिन उसके साथ अलग ही कारनामा हुआ। उस बॉटल को उठा करके कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया और कचरा बाहर फेंक दिया गया। पूरे 2 दिनों तक वो बॉटल यानी सीसी जो वो उस बॉटल के अंदर थी, वो कचरे में पड़ी रही। इसके बाद में उस बॉटल को वापस लाया गया और ज़मीन के अंदर थोड़ा ऊपर करके काट दिया गया। वहाँ पर जान के बकरियाँ बनती हैं। वहाँ पर उस सीसी में इतनी सारी बदबुआँ भर गई थी, क्योंकि वहाँ पर बकरियाँ अपनी पॉटी भी किया करती थी और सुसु भी किया करती थी। इसके बाद उस बॉटल से कोई हाथ लगाने वाला नहीं था, इसलिए मैडम यू उसे अपने पावर से उठा करके वापस लेकर आई। महल में नहीं, रसोई घर में। रसोई घर में लाने के बाद में उस बॉटल के अंदर चिम्नी का तेल भरा गया और उसे जला दिया गया। अंदर से वो बॉटल गर्म होती, उसमें से धुआं छूटता और सीसी सीधी चिल्लाती रहती, चीखती रहती, उसे कोई भी बख्शता नहीं। सीसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा। एक दिन लगातार उसे चिम्नी को जलाया गया, उसके अंदर वो तप तप के परेशान हो गई और उसके बाद में उसे बर्फ़ के बीच में रख दिया गया। उस बर्फीले एरिया में वो लगभग 3 दिन तक रही। उस बॉटल के अंदर बहुत सारी बर्फ़ जमा हो गई थी, सीसी उसके अंदर जम गई थी। एंड फाइनली उस बॉटल को वहाँ रख दिया गया जहाँ से उस बॉटल का नामो निशान किसी को पता ही नहीं चलेगा। एक गुप्त कक्ष में, जिसमें जाने की आज्ञा सिर्फ जान को है, सिर्फ और सिर्फ जान को। मैडम यू वहाँ जा सकती हैं क्योंकि जान ने उन्हें आज्ञा दी थी ये काम करने के लिए। बैक टू प्रेजेंट, ईबो जो कि मुंह खोलकर जान को देख रहा था, उसे यकीन नहीं आया कि जान किसी को इतना भयानक टॉर्चर भी कर सकता है। ईबो ने कहा, जान तुम इतना भयानक टॉर्चर कर सकते हो किसी को? जान ने कहा, अरे नहीं ईबो। ईबो ने कहा, तो फिर? जान ने कहा, अरे मैं होता ना तो मैं उसको और ज़्यादा टॉर्चर करता। वो तो मेरे अंदर का राजा था, न्याय प्रिय राजा, जिसने उसको इतने में छोड़ दिया। मैं उसे इतने में नहीं छोड़ता, मैं उसे और ज़्यादा परेशान करता। वैसे उसे अभी तक ज़िंदा रखने का एक ही कारण है। ईबो ने पूछा, क्या? जान ने कहा, बस ये कि उसे सच्चाई उगलवानी है। वो ये सब क्यों कर रही थी? सिर्फ राजपाट के लिए या कोई और चीज़ है उसके दिमाग में? क्योंकि राजपाट के लिए तो वो ऐसा नहीं कर सकती, वो खुद एक रानी थी और अगर उसे ऐसा कुछ करना होता तो वो हर किसी को मार सकती थी ना, और उसे जान लेने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। जहर खिला सकती है तुम्हें या किसी को भी, खाने में मिलाकर पूरा किंगडम मर जाएगा। पावर्स के लिए नहीं, उसने धन दौलत के लिए, राजपाट के लिए ये नहीं किया। ईबो ने पूछा, तो फिर? जान ने कहा, शायद शक्तियों के लिए। वो तुम पर काबू करना चाहती थी ताकि वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। एक विधि होती है
जो कि सिर्फ डायन कर सकती हैं। उस विधि के जरिए अगर किसी ताकतवर अल्फा की बलि दी जाए तो उसकी शक्तियाँ उस डायन के हाथों में चली जाती हैं। उसके अंदर वो ना तो कभी बूढ़ी होती है और ना ही कभी उसकी उम्र बढ़ती है। वो हमेशा के लिए ताकतवर रहती है। उसे समय समय पर ये बलियाँ देनी पड़ती हैं। शायद शायद तुम्हारी माँ किसी को तुम्हें सौंपना चाहती थी ताकि वो डायन तुम्हारी बलि चढ़ाए हो तो वो शक्तिशाली हो जाए। ईबो ने कहा, मतलब वो मुझे मारना चाहती थी? सान ने कहा, ऑफ कोर्स मारना चाहती हैं, और नहीं तो क्या। सान ने कहा, पर मुझे और भी बहुत कुछ समझ नहीं आया। सीसी ये अब से नहीं कर रही है, बहुत पहले से कर रही है, लेकिन कब से ये सब चालू किया उसने, मुझे समझ नहीं आता। मुझे नहीं पता उसने ये सब कुछ कब से चालू किया। मुझे इसका पता लगाना होगा, इसलिए वो जिंदा है। जब वो ये सारी सच्चाई बता देगी मैं उसे छोड़ दूंगा। ईबो ने कहा, तुम उसे छोड़ दोगे? सान ने कहा, इस दुनिया से छोड़ दूंगा। सान जो कि आगे जाने लगा, ईबो अपनी जगह पर खड़ा रह गया। फिर बाद में वो भी दौड़ते हुए सान के पास गया। उसने कहा, सान। सान ने कहा, वो देखो रास्ता। ईबो ने कहा, कहाँ? यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, यहाँ तो जंगल ही जंगल है। सान ने कहा, रुको। उसने एक मंत्र पढ़ा, वहाँ से एक रास्ता खुल गया। ईबो ने कहा, ओ गॉड, ये यहाँ है। तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा? सान ने उसके कान में एक मंत्र कहा। ईबो ने कहा, ये, ओ, इसलिए मुझे ये रास्ता नहीं मिला था। ईबो का हाथ सान ने पकड़ा और कहा, हम लोग इंसानी दुनिया के जाने वाले हैं, उससे पहले हमें अपने कपड़ों को चेंज करना होगा। ईबो ने कहा, कपड़ों को बदलना होगा? हम लोग फीनिक्स किंगडम से बदल कर क्यों नहीं आए? सान ने कहा, वहाँ बहुत अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं, अगर हम वहाँ से पहन के आते सब लोग हमारा मजाक उड़ाते, इसलिए नहीं पहन के आए। हमें इंसानों की दुनिया में जाते से ही कपड़े बदलने होंगे। ईबो ने कहा, और कौन से कपड़े? तुमने कहा कि अतरंगी कपड़े होते हैं, मैं तो रोप्स लेकर आया हूँ। सान ने कहा, मेरे पास हैं, चलो। वो दोनों उस रास्ते से आगे गए। थोड़ी दूर चलने के बाद में एक सफ़ेद रोशनी के साथ वो लोग रोड के बीचों बीच खड़े थे। आगे पीछे हॉर्न बजे जा रहे थे। सान ईबो ने एक दूसरे को देखा और फिर आगे पीछे देखा। उन लोगों का हुलिया बिल्कुल किसी कार्टून की तरह लग रहा था। वहाँ पर ऐसे कपड़े कौन पहनता है? कोई भी नहीं। और रोड के बीचों बीच कौन खड़ा होता है, वो भी रेड लाइट में वो दोनों रोड के बीचों बीच खड़े थे और गाड़ियों के हॉर्न बजे जा रहे थे। तभी एक लड़के ने उन दोनों के हाथ को पकड़ा और उन्हें साइड में लेकर आया और उन दोनों से कहा, देखिए, आप दोनों किसी सर्कस में काम करने वाले होंगे, मैंने मान लिया, लेकिन रोड के बीचों बीच खड़े मत होइए, ऐसे कोई पैसे नहीं देगा आपको। ईबो और जान उस बच्चे की तरफ देख रहे थे जो कि उम्र में लगभग 19 साल का था, जो कि उन्हें डांट रहा था। ईबो के मन में था कि ये मुझे डांट रहा है, मैं ड्रैगन प्रिंस हूँ। सान सोच रहा था, मैं किंगडम को संभालने वाला किंग हूँ, ये बच्चा मुझे डांट रहा है। सान ने कहा, बच्चे। उस लड़की ने कहा, हे, बच्चा किसे कहा? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तभी उसके पास में एक लड़का दौड़ते हुए आया। उसने कहा, बडी, क्या हुआ? हे, लुकिंग गुड, आप दोनों कितने सुंदर दिखते हो, किसी शो में काम ले लो, एक्टर बन जाओ, आपको ना बहुत पैसे मिलेंगे। उस लड़के ने कहा, उस यंग बॉय ने कहा, रहने दो, सर्कस लड़के हैं, ये दोनों सर्कस वाले हैं, और तुम्हें पता है ये दोनों रोड के बीचों बीच खड़े थे। हाँ, एक्सीडेंट होने वाला था इनका, वो तो मैंने बचा लिया। ओ रियली? सान जैसे लग रहा था कि इस सामने वाले लड़के का नाम बडी है, तो उसने कहा, बडी देखो। उस लड़के ने कहा, हे, कौन बडी? हम लोग कोई बडीज नहीं हैं, मैं और जिंगी बडी हैं, पर हम दोनों बडीज नहीं हैं। ईबो जो इस लड़के को बहुत ध्यान से देख रहा था, उसने कहा, ओके, तुम बडी नहीं हो, मैंने मान लिया, पर क्या हमें बता सकते हो हम हमारे कपड़े कहाँ बदलें? हम लोग इन्हें बहुत टाइम से पहने हुए हैं, हमें बहुत घबराहट हो रही है। जिंगी ने कहा, यार रहने देना बडी, प्लीज़। ठीक है, तुम लोग यहाँ से मॉल है, उस मॉल में जाके कपड़े बदल सकते हो। सान ने कहा, क्या है? जिंगी जिसने कहा, मॉल। उस यंग लड़के ने कहा, मुझे लगता है ये लोग किसी विलेज से आए हैं, यहाँ के तौर तरीकों के बारे में नहीं जानते, क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? जिंगी ने कहा, करनी तो चाहिए, चलो इन दोनों को मॉल ले चलते हैं। वो दोनों बच्चे उन दोनों को, यानी ईबो और जान को मॉल में लेकर गए। वहाँ पर उनके कपड़े चेंज कराए, उनका हुलिया थोड़ा सा ठीक किया मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से। उन दोनों के बाल जो कि थोड़े थोड़े लंबे लंबे थे, क्योंकि वो लोग ऐसे दुनिया से आए जहाँ पर ये कॉमन माना जाता है। बाल कटवाते हुए जान बोल रहा था, नहीं 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 नहीं, इतने छोटे छोटे बाल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनके बाल थोड़े थोड़े काट दिए गए और उन दोनों की पोनी टेल बना दी गई। जब पैसे देने की बारी आई तो जान ने अपने कुछ कॉइन्स निकाले। उन कॉइन्स को देखकर जिंगी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, ओह गॉड, ये नहीं देना होता है, इसे रखिए। जिंगी ने उन पैसों को वापस रख दिया जान की पोटली में। अपने पॉकेट से कुछ नोट निकाले और वो दिए। कुछ अजीब सा कागज़ था।
सान को कुछ समझ नहीं आया कि ये किस तरह का कागज़ है। यानली ने बताया था यहाँ पे पैसे अलग चलते हैं, पर उसने तो ये भी कहा था कि वो जो पैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी यहाँ चलते हैं, तो वो क्यों नहीं ले रहा ये। जिंगी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बड़ी देखो, ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रिच हैं, बट यहाँ के तौर तरीके नहीं जानते, इन्हें कोई भी ठग लेगा। उस लड़के ने कहा, व्हाटएवर, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, टाइम से घर आ जाना। जिंगी ने कहा, हाँ हाँ ओके ओके, मैं घर आ जाऊँगा। मॉम एंड डैड को बोलना कि मेरा वेट ना करे डिनर पर, मैं थोड़ा लेट ही आऊँगा। वो उस लड़के ने कहा, ओके बाय। वो यंग बॉय तो वहाँ से चला गया और जिंगी इन दोनों को संभालने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना। एंड कल हम देखेंगे जिंगी को, जो इन दोनों प्रिंस एंड किंग को कैसे संभालता है। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।